चलिए तो प्यारे बच्चों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और आपका तैयारी लगातार चल रहा होगा। जैसा कि केमिस्ट्री का क्लास अभी चल रहा है और केमिस्ट्री में 3 पार्ट हमने ऑलरेडी करा, जो है 4 पार्ट इसका जो है लास्ट, आप कह सकते हैं लास्ट जो है, आज यह टॉपिक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है यह वीडियो का जो धातु है और अधातु जो चैप्टर जो पढ़ाएं, फर्स्ट वीडियो में आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिए हैं, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो उसी प्रकार से है ना। फोर्थ वीडियो यह चैप्टर जो है, यह 2 चैप्टर का एक ही चैप्टर है, इतना लंबा चैप्टर है। इसीलिए जो है इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा है ना। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके कारण जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आज चौथा पार्ट है। अब इसमें देखिए, आपको सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में अगर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको यहाँ से जो बताएंगे, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, है ना। सबसे पहले आज जो है इसमें बहुत सारे जो है चीज़ों को बारे में पढ़ना है कि धातु का निर्माण कैसे हुआ, ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। कौन सा धातु किससे मिला हुआ है, टोटल चीज़। उससे पहले एक टॉपिक है यहाँ पर वर्जन और जो है ना निष्पातन, है ना, निस्तापन, है ना। वर्जन और निस्तापन जो एक टॉपिक है, इसके बारे में जान लेते हैं और इसका अंतर भी जो है बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अंतर भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्जन जो है, इसको दूसरा नाम अगर इसका कहिएगा तो है ना जारन होता है। दूसरा नाम क्या होता है? जारन होता है। ठीक है, तो वर्जन या जारन क्या है इसके बारे में समझिएगा। तो कहना है कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में? तो कहिएगा कि वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है। यह जो है ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है। किस में बदलता है? तो ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है। ठीक है, और बाष्प जो है, बाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर हो जाती है। जब यह जो है ऑक्साइड अयस्क में बदलता है तो यहाँ से जो है बाष्पशील, जितने भी बाष्पशील जो अशुद्धियाँ हैं वो क्या होते हैं? बाहर हो जाती है। और इसी क्रिया को जो है वर्जन या जागरण के नाम से जाना जाता है। तो क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या दिए हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर ही जो है ना ZnS के साथ जो है O2 का संपर्क करवाया तो ZnO, और यहाँ पर जो है साथ में क्या बन गया? तो SO2 बन गया। क्या बन गया? SO2 बन गया। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर जो है वर्जन देखें, अब निष्पातन समझिए क्या होता है, उसके बाद ये दोनों में जो है अंतर बता देंगे। देखिए, निस्तापन जो है, कहना है कि कार्बोनेट अयस्क सीमित वायु की उपस्थिति में जो है उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड अयस्क की प्राप्ति होती है। बताइए, अधिक ताप पर गर्म करने से क्या प्राप्ति होती है? तो कहिएगा ऑक्साइड अयस्क की प्राप्ति होती है। और इससे जो बाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर हो जाती है, इससे जो है ना, इससे जो बाष्पशील अशुद्धियाँ जो बाहर हो जाती है उसी को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए,
एग्जाम्पल में तो दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखल है कि निस्तापन और भर्जन दोनों क्रियाएं एक भट्ठी में किया जाता है। बताइए, दोनों क्रियाएं कहाँ किया जाता है? एक भट्ठी में किया जाता है। ठीक है, एक भट्ठी में किया जाता है जिसे प्रावर्तनी भट्ठी कहते हैं। और इन दोनों प्रक्रिया को धातु अपने ऑक्साइड के रूप में, है ना, बदल जाती है। ठीक है ना, धातु के ऑक्साइड अभिक्रिया में क्या बदल जाती है। क्या आपको समझ में आया? थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका अंतर बताएंगे, आप बिल्कुल समझ जाइएगा, है ना। भर्जन और निष्पादन में अगर अंतर बताते हैं तो देखिए अंतर कैसे आप लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा कि भर्जन अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। अभी बताएं कि इसको जो है वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, लेकिन निष्पादन अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, यानी वायु की उपस्थिति में इसे गर्म नहीं किया जाता है। ठीक है, अनुपस्थिति में होता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि भर्जन सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसके, है ना, तो कहिएगा सल्फाइड अयस्क के प्रयोग में लाया जाता है, और निस्तापन जो है कार्बोनेट अयस्क के प्रयोग में लाया जाता है। अयस्क मतलब आप समझ रहे होंगे, जब यहाँ पर जो है खनिज और अयस्क के बारे में पढ़ाए थे तो समझे होंगे बातों को। कहे थे कि जो खंद कर निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं, लेकिन सभी जो है ना, क्या बताए थे कि सभी अयस्क जो हैं वो खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि अयस्क वो है जिसमें कम खर्चा और कम मेहनत में निकल जाए। बात समझे कि नहीं, है ना। खंद कर कम खर्चा और कम मेहनत में निकल जाए उसे अयस्क कहते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। लेकिन खनिज जो है ना, पूरा अंदर तक रहे, तो वही बताए थे कि सभी जो अयस्क हैं वो खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। तो आप ये भी चीज़ों को समझे होंगे। उसके बाद कह रहा है कि भर्जन है ना अयस्क, भर्जन अयस्क जो है क्या अयस्क होना चाहिए, यहाँ पर अयस्क होना चाहिए, अयस्क। ठीक है, भर्जन अयस्क ऑक्सीकृत, है ना, क्या करा, ऑक्सीकृत हो जाती है। ठीक है, लेकिन क्या निष्पादन अयस्क जो है ना, क्या करा, निर्जलीकृत हो जाती है। ये भी चीज़ों याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अंतर भी देखें। अब अंतर देखने के बाद देखिए क्या यहाँ पर लिखे हैं, समझिएगा। कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड से धातु की प्राप्ति कैसे करेंगे। धातु के ऑक्साइड से धातु की प्राप्ति कैसे करेंगे, यह बहुत अच्छा चीज़ है। तो याद रखिए, ऊष्मा द्वारा अवकरण, क्या कर रहा है, ऊष्मा द्वारा अवकरण। अब ऊष्मा द्वारा अवकरण समझिए, ऊष्मा द्वारा अवकरण क्या कह रहा है कि मरकरी धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है। कह रहा है कि मरकरी धातु की प्राप्ति जो है सिनेबार, सिनेबार यानी जहाँ पर लिखा हुआ रहे HGS, सिनेबार अयस्क से की जाती है। ऑप्शन में जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आएगा, है ना, कि बताइए सबसे पहले मरकरी धातु की प्राप्ति किससे होती है। तो कहिएगा कि मरकरी धातु की प्राप्ति जो होती है वो सिनेबार से होती है ना, किससे, सिनेबार अयस्क से। सिनेबार अयस्क नहीं देगा तो वहाँ पर लिख देगा HGS, क्या लिख देगा, HGS। इससे भी आप जो है ना बताइएगा। ठीक है, अयस्क से की जाती है। ठीक है, इन्हें सिर्फ गर्म करने से, इन्हें सिर्फ गर्म करने से ही मरकरी धातु की प्राप्ति हो जाती है। इन्हें सिर्फ गर्म करने से ही मरकरी धातु की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। क्या आप बातों को समझ रहे हैं। देखिए यह वाला जो है इसको क्या, इसको गर्म करने से जो है यह प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या कर रहा है कि तांबा धातु की प्राप्ति कैसे करते हैं। बताइए, तांबा धातु की प्राप्ति जो है कैसे की जाती है, बताइए। तो कहिएगा कि तांबा धातु की प्राप्ति कॉपर गलनांश, है ना, गलनांश से की जाती है। बताइए किससे, तो कहिएगा कॉपर गलनांश से की जाती है। इन्हें जो है सिर्फ गर्म करने से ही
तांबा धातु की जो है प्राप्ति हो जाती है, तांबा धातु की प्राप्ति हो जाती है। और तांबा धातु की जो प्राप्ति होती है, यहाँ पर हम जग इसलिए दिए हैं, ये जग और ग्लास जो है इसलिए दिए हैं ताकि आप जो है तांबा तो समझ गए कि तांबा जो है तांबा धातु की प्राप्ति कॉपर गलनांक से की जाती है, तो समझिए बना दीजिएगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि आप अगर डेली इसमें पानी पीते हैं, इसीलिए जो है मग का इस्तेमाल यहाँ पर किए, अगर आप इसमें डेली पानी पीते हैं तो बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत फ़ायदा। पाचन जो है क्रिया एकदम बढ़िया से होगा, पाचन क्रिया। आप नहीं विश्वास है तो 10 दिन जो है कम से कम इसमें 10 दिन पानी रखिए और पानी रखने के बाद पीजिए। देखिए 10 दिन में ही कितना जो है बढ़िया लगेगा, पाचन शक्ति जो है आपका मजबूत हो जाएगा। बात समझें कि नहीं? ठीक है, खाना बढ़िया से जो है पचने लगेगा। इसमें बहुत सारा और भी फ़ायदा है पीने से, तो कृपया करके अगर हो सके तो आप तांबा के ही बर्तन में पानी पीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्या कर रहा है कि कार्बन द्वारा अवकरण जिंक धातु की प्राप्ति कैसे किया जाता है। अब जिंक धातु की प्राप्ति कैसे करते हैं समझिए। सभी धातु की कैसे कैसे प्राप्ति हो रहा है, सभी चीज़ों को विस्तार से पढ़िएगा ना और याद करिएगा ना, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर समझना है कि जिंक धातु की प्राप्ति कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए जिंक Zn परमाणु संख्या 30 यहाँ पर दिया गया है। कहिएगा जस्ता है ना, जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन लकड़ी का कोयला, कार्बन मैंने देखिए बता दिए हैं, है ना, जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ जो है मिलाकर गर्म करते हैं तो जिंक धातु की क्या होती है, प्राप्ति हो जाती है ना। इसके साथ मिलता है तो जिंक धातु की क्या होती है, जिंक धातु की प्राप्ति होती है। CO क्या होती है, मुक्त अवस्था में होती है। CO जो है मुक्त अवस्था में होती है। कार्बन का मतलब हो गया कि लकड़ी का जो है कोयला होता है ना, कोयला है ना, कोयला जो है कार्बन ही है। कार्बन का 2 गो अपरूप भी बताए थे, कमेंट में आप करके बताइए कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, करा लेड यानी शीशा की प्राप्ति कैसे किया जाता है। कितना बढ़िया चीज़ है, आप समझिए बातों को कि शीशा की प्राप्ति कैसे किया जाता है, कितना बढ़िया चीज़ है। अब कहिएगा शीशा देखिए इस प्रकार से होता है, स्टार्टिंग में शीशा इस प्रकार से होता है और घर में देखते हैं एकदम पूरा चमचम देखते हैं, तो वो चमचम जो है उसमें कुछ मिलाकर जो है बनाया जाता है। शीशा इस प्रकार से ही होता है। ठीक है, अब इसका प्राप्ति कैसे होता है जो देखिए क्या करा है, लेड ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ जो है मिलाकर गर्म करते हैं तो लेड की प्राप्ति होता है। किसके साथ, इसको भी कार्बन के साथ ही मिलाकर किया जाता है तो लेड की प्राप्ति होता है। ठीक है, शीशा वाला देखें। अब उसके बाद अब यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया, ये वाला बढ़िया है। क्या करा, वैद्युत अपघटन द्वारा अवकरण यानी क्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर के धातु का जो है अवकरण वैद्युत अपघटन द्वारा होता है। देखिए जैसे यहाँ पर ही जो बताएं कि इसमें जो है एक जो है विलन लेना है, विलन में जो है NaCl का घोल लेना है और घोल लेने के बाद इसमें एक दे देना है एनोड, एक साइड दे देना है कैथोड, है ना, और उसमें क्या करना है, बैटरी को जोड़ देना है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं कि इसमें विद्युत, है ना, विद्युत के सहारे धातु को अलग किया जाता है। इसमें बैटरी जब जोड़ेंगे तो इसमें करंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो विद्युत के मदद से भी धातु को अलग
करते हैं। समझ गए कि नहीं? विद्युत के मदद से भी धातु को अलग करते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि इसमें विद्युत के सहारे धातु को क्या करते हैं, अलग किया जाता है। और एक विलयन में अशुद्ध है ना, अशुद्धि धातु लेकर एक एनोड और एक किस पर, कैथोड को लेकर बैटरी से जोड़ देते हैं। और जब उससे जो है धारा प्रवाहित तो होती है तो क्या करेंगे, एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। याद रखिएगा, एनोड पर कौन सा गैस, तो एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। यह बात याद रखिएगा, एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है और कैथोड पर जो है धातु प्राप्त होती है। कैथोड पर क्या, तो कहिएगा कैथोड पर धातु प्राप्त होता है। क्या, धातु प्राप्त होता है। ठीक है, इसी विधि के द्वारा जो है सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम को हर धातु को अलग किया जाता है। बताइए, इसी विधि के द्वारा जो है, इसी विधि के द्वारा क्या क्या जो है अलग किया जाता है, तो कहिएगा सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब को अलग किया जाता है धातु से, है ना। क्या कर सकते, करेंट देकर, है ना, करेंट देकर विद्युत से भी धातु को अलग किया जाता है। तो कितना बढ़िया बात है ना, समझें कि नहीं, है ना। ये वाला जरूर याद रखिएगा कि एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है और कैथोड पर धातु मुक्त होती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या बातों को समझ रहे हैं आप? चलिए, समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम की प्राप्ति कैसे किया जाता है। देखिए, सोडियम क्लोराइड से, है ना, समझे, मिक्स रहता है तो सोडियम की प्राप्ति कैसे किया जाता है, समझिएगा। सोडियम NaCl कह सकते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु की प्राप्ति विद्युत अपघटन विधि से की जाती है। इस विधि से सोडियम क्लोराइड के गलनांक को कम करने के लिए जो है बाहर से कैल्शियम क्लोराइड जो है को मिला देते हैं। बाहर से, याद रखिए, बाहर से जो है कैल्शियम क्लोराइड को मिलाया जाता है। और इसके मिश्रण में जब विद्युत धारा की प्राप्ति की जाती है, इसके मिश्रण में जब मिल जाता है, बाहर से जब मिलाते हैं तो इसके जो है मिला हुआ में विद्युत धारा की प्राप्ति किया करते हैं तो सोडियम धातु जो होते हैं कैथोड पर और क्लोरीन गैस जो है एनोड पर प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो यानी NaCl जो है इसका भी सोडियम क्लोराइड से सोडियम की प्राप्ति भी विद्युत अपघटन से ही होता है। ठीक है, विद्युत अपघटन विधि से। क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या दिए हैं, यहाँ पर दिए हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है। अब इतना बढ़िया प्रश्न, एल्युमिनियम से जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्राप्ति कैसे की जाती है, इसके बारे में विस्तार से बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, देखिए यही एल्युमिनियम है, कितना चमकीला है ना, चमकीला देख लीजिए कि कितना है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो दो चीज़ लिखे हैं पहले ये पढ़ लीजिए, उसका बाद दिखाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन से एल्यूमिना की प्राप्ति करते हैं। डायरेक्ट एल्युमिनियम को जब विद्युत देते हैं तो एल्युमिनियम नहीं, एल्यूमिना, याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा चीज़ है। एल्यूमिना धातु की प्राप्ति होती है, एल्यूमिना धातु की प्राप्ति होती है। समझ में आया कि नहीं? एल्यूमिना धातु की प्राप्ति होती है जो कि विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है, जो कि विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है एल्यूमिना। इसका द्रव्यनांक भी काफ़ी क्या होता है, उच्च होता है। इसका द्रव्यनांक काफ़ी उच्च होता है और इसे अच्छा सुचालक जो है बनने के लिए, इसे अच्छे सुचालक बनने के लिए इसके गलनांक को क्या
कम करने के लिए जो है बाहर से क्या मिलाया जाता है, बाहर से मिलाया जाता है ना, क्रोकाइल्ड, और यह जो है क्या, फ्लोस्पार मिलाया जाता है। ऐसे करने से विद्युत अपघटन जो है ना करते हैं, एल्युमिनियम धातु की क्या होती है, प्राप्ति होती है, कैथोड पर हो जाती है, ठीक है न। और एनोड पर जो है कौची, तो कहिएगा एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति कैथोड पर होती है और एनोड पर कौची होती है, तो O2 गैस जो है, O2 गैस की प्राप्ति एनोड पर होती है। अब ये दोनों जो लिखाए हैं फ्लोस्पार, अब ये दोनों जो है यहाँ पर देखिए, ये दोनों जो लिखा है क्रोआइल्ड, देखिए यही है, ये दोनों को मिलाया जाता है। ये दोनों को जब जो है मिलाया जाता है, उसके बाद जो है एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति सही से हो जाता है ले, एल्यूमिना में मिलाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले यह प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनोडीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। कहिएगा कि एल्यूमिना धातु के ऊपर जो है ऑक्साइड का मोटा परत बन जाता है ना, ऑक्साइड का क्या बन जाता है, एल्युमिनियम धातु पर ऑक्साइड का मोटा परत बन जाता है, ठीक है न, समझे। अब बन जाता है, ठीक है, है ना, बन जाना ही क्या कहलाता है, एनोडीकरण कहलाता है। यानी कह रहा है कि मोटा अगर परत बन जाता है ना, तो मोटा परत बन जाता है एल्युमिनियम पर, एल्युमिनियम पर क्या बन जाता है, तो एल्युमिनियम पर मोटा परत बन जाता है। तो बताइए, एल्युमिनियम पर मोटा परत बन जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। इससे एल्युमिनियम धातु जो है और भी मजबूत हो जाती है। इससे एल्युमिनियम धातु क्या हो जाती है, तो कहिएगा इससे एल्युमिनियम धातु और भी मजबूत हो जाती है। क्या आपको समझ में आया। उसके बाद क्या कर रहा है कि शुद्ध अधातुओं की प्राप्ति जो है करने की विधि बताइए। शुद्ध अधातु कहिएगा, क्या कहिएगा कि है ना, क्या कहिएगा, मैग्नीज धातु की प्राप्ति जो है कैसे किया जाता है। यही देखिए मैग्नीज धातु है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मैग्नीज धातु की प्राप्ति मैग्नीज ऑक्साइड जो है, मैग्नीज ऑक्साइड से प्राप्त की जाती है। जब मैग्नीज ऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ, किसके साथ, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम चूर्ण के साथ जो है अभिक्रिया कराते हैं, तो मैग्नीज धातु क्या कहते हैं, गलित अवस्था में प्राप्त होता है। कौन सी अवस्था में, तो कहिएगा गलित अवस्था में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में एल्युमिनियम क्या कह रहा है, अपचयक जो है, यानी ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण का जो है कार्य करने लगता है, ऑक्सीकरण का कार्य करने लगता है। समझ रहे हैं बातों को। अब देखिए क्या रहा है कि लोहा धातु की प्राप्ति कैसे किया जाता है। लोहा धातु की प्राप्ति, आप लोहा को देख सकते हैं, लोहा इतना चमकीला होता है जितना चमकीला चांदी से भी चमकीला लोहा होता है, चांदी से भी ज़्यादा चमकीला लोहा होता है अगर सही में ओरिजिनल लोहा को देखा जाए तब, है ना, समझें कि नहीं। लेकिन इसमें जो है वायु की उपस्थिति में आने के कारण, अब लोहा धातु की प्राप्ति कैसे किया जाता है, जो देखिए इसमें क्या मिलाया जाता है। तो कहिएगा कि लोहा धातु की प्राप्ति क्या हेमाटाइट नामक अयस्क से की जाती है। कौन सा अयस्क, तो हेमाटाइट नामक अयस्क से किया जाता है। इसके अयस्क के साथ एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाकर गर्म करने से लोहा धातु की प्राप्ति हो जाती है। और इस अभिक्रिया में एल्युमिनियम का चूर्ण जो है क्या कह सकते हैं, अपचायक यानी ऑक्सीकरण का कार्य करता है, ठीक है। तो यह भी आप समझ गए, ठीक है। अब अगला जो है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है ना, संक्षारण। संक्षारण क्या है, यानी संक्षारण का अर्थ होता है
लोहे पर जो जंग लग जाता है, यही जो जंग लगा हुआ है यही संक्षारण हो गया है। ठीक है, तो संक्षारण क्या है, संक्षारण होने का शर्त और संक्षारण से जो है बचाव का उपाय कैसे लिखें, है ना। संक्षारण का बचाव का उपाय जो है ये भी लिखें, बचाव का उपाय है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अब यहाँ पर जो है, हाँ, यह प्रश्न का आंसर देखते हैं। क्या देखिए कह रहा है कि यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्रियाशील धातु नमी युक्त वायु से क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर, है ना, अवांछनीय पदार्थ जो है, अवांछनीय पदार्थ का क्या करती है, निर्माण करती है, पदार्थ का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिए संक्षारण होने का शर्त बताइए, तो कहिएगा कि वायु की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में अगर आप लोहा को रखिएगा तो उसमें तो जंग लगेगा, है ना, क्योंकि बताएं कि चांदी से भी चमकीला होता है, तो वहाँ पर से जैसा ही निकलता हवा के जैसा ही अथी में आता है, तो वायु की उपस्थिति में आता है तो वो जो है संक्षारण होने लगता है। जल की उपस्थिति में आएगा, जल की उपस्थिति में आएगा तो संक्षारण होने लगेगा। ठीक है ना। धातु की क्रियाशील होने के कारण, धातु जो है, धातु की क्रियाशील होने के कारण संक्षारण होने लगेगा। समझ गए कि नहीं। अब इसका जो है बचाव कैसे करें, तो इसका बचाव कैसे करें बताइए, तो कहिएगा इसका बचाव का जो है निम्नलिखित उपाय है। सबसे पहले पेंट अगर कर देंगे, लोहा पर अगर पेंट कर देंगे तो वो बच जाएगा, है ना, लोहा पर पेंट करेंगे तो बच जाएगा। ग्रीस लगा देंगे, है ना, आप शटर उटर उठाते होंगे या साइकिल चलाते होंगे तो उसमें पता चलता होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है जस्ता का परत चढ़ाकर भी होता है ना। आप जस्ता का परत चढ़ाकर भी जो है संक्षारण होने से बचा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को बाहर करके, इलेक्ट्रॉन को क्या करके, बाहर करके, समझे। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर करके थोड़ा सा जो है, समझें कि नहीं, टफ काम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब मान के चलिए कि ये सब तो देखिए, ये सब तो क्लियर है, ये सब क्लियर है कि आप पेंट की सहायता से ग्रीस लगाकर जस्ता का परत चढ़ाकर, है ना, इलेक्ट्रॉन। अब बताइए कि दुकानदार जो है, साइकिल वाला दुकानदार है, अगर जंग लग रहा है वहाँ पर कहिएगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दीजिए, ऐसा होगा नहीं, हो पाएगा। बात समझे कि नहीं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर करके भी आप जो है ना, लोहा को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर करके। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ये तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कह रहा है कि 24 कैरेट शुद्ध सोना का अर्थ क्या होता है, बताइएगा उसका अर्थ क्या होता है। देखिए 24 कैरेट सोना, देख रहे हैं, इस प्रकार से सोना कह रहा है कि 24 कैरेट सोना का अर्थ होता है कि किसी, है ना, सोना का अर्थ होता है कि वह 100% शुद्ध सोना है, अर्थात उसमें जो है, अर्थात इसमें जो है कोई दूसरा धातु मिला हुआ नहीं है। 24 कैरेट सोना का अर्थ होता है कि उसमें कोई भी दूसरा धातु नहीं मिला हुआ, बशर्ते सिंगल है। बात समझे कि नहीं, सिंगल एक ही है, सोना, समझे कि नहीं, सोना। क्लियर हो गया, तो याद हो गया होगा कि 24 कैरेट सोना का अर्थ क्या है। और 24 कैरेट सोना का जो है ना, कुछ ऐसा जो है चीज़ पहनते हैं हम लोग, बात समझे, जैसे कि अंगूठी पहनते हैं या कोई भी मेटल्स बनता है, तो ये 24 कैरेट सोना का नहीं बन पाता है। बात समझे। अब ये द्रव के रूप में देखिए, ये जो है ना, इस प्रकार से जो है इसका कैसे आप पहन सकते हैं, तुरंत पिघल जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो इसमें जो है कुछ कुछ मिलाया जाता है। अब यहाँ पर ही देखिए, कह रहा है कि 18 कैरेट शुद्ध सोना का क्या अर्थ है। अब 18 कैरेट शुद्ध सोना का अर्थ देखिए, यहाँ पर समझिए बातों को। क्या कह रहा है, ये समझना है कि 18 कैरेट शुद्ध सोना का अर्थ होता है
कि 24 ग्राम आभूषण में 18 ग्राम सोना, 18 ग्राम सोना और 6 ग्राम जो है तांबा या चांदी मिलाया हुआ रहता है। बताइए, है ना, कितना जो है, तो कहिएगा कि 6 ग्राम तांबा या चांदी मिलाया हुआ रहता है। अब बताइए, दुकानदार जो है, सोनार जो है, आपसे 18 ग्राम का ही पैसा लेगा, नहीं कि ये जो 6 ग्राम मिलाया है इसका भी जोड़ेगा, नहीं जोड़ पाएगा। बात समझे, ये 6 ग्राम जो मिलाया है ना उसको नहीं जोड़ेगा, ये 18 ग्राम का जोड़ेगा, क्योंकि वो 18 ग्राम सोना दिया है। और 18 ग्राम सोना में क्या तांबा मिलाया जाता है या चांदी, ज़्यादा करके तांबा मिलाया जाता है, क्योंकि तांबा और सोना से जो है ना, एक ही कलर में रहता है। बस समझे, तांबा और सोना जो है एक ही कलर में रहने के कारण जो है उसे मिलाया जाता है, लेकिन पैसा लेगा 18 कैरेट का, इसीलिए हम लोग जो है 18 कैरेट के बनाते हैं। बात समझे कि नहीं, 24 कैरेट के नहीं बनाते हैं। क्लियर? चलिए देखिए यहाँ पर कैसे मिला रहे हैं, वहाँ तो मिला नहीं रहे हैं, दूसरा चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या करा, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग जो है आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले समझिए, यह मंद क्रियाशील है। यह कौची होता है, तो कहिएगा कि यह मंद क्रियाशील होता है, इसमें बहुत तेज चमक होती है, इसमें बहुत तेज चमक होती है। कहिएगा इसमें संक्षारण की क्रिया बहुत कम होती है, संक्षारण, इसमें जंक नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी जो है इसमें जंक नहीं लगता है। उसके बाद क्या कर रहा है कि यह बहुत पुराना होने के बाद भी इसका चमक बना रहता है। ये बहुत पुराना होने के बाद भी इसका चमक क्या बना हुआ रहता है, इसका चमक जो है भागता नहीं है। थोड़ा सा डीप हो जाता है, माने थोड़ा सा जो है उसको साफ़ करने का ज़रूरत पड़ता है, कि साफ़ कर देंगे तो पूरा झलझल चमकने लगेगा, लेकिन इसका चमक जो है नहीं जाता है। ठीक है, अभी बताएंगे कि इसको क्या चीज़ से साफ़ किया जाता है, अम्ल राज से। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित जो है किया जाता है, ऐसा क्यों? बताए थे कि ऐसा जो है कि इसको जो है क्या, इसको रखा जाता है क्या, केरोसिन तेल में डुबोकर। अगर केरोसिन तेल में नहीं रखेगा तो ये हवा से अभिक्रिया जैसे ही करता है तो आग पकड़ लेता है, हवा से अभिक्रिया करेगा तो क्या आग पकड़ लेगा। ये चीज़ हम आपको बताए थे। ठीक है, अब यहाँ पर ही देखिए, सबसे पहले क्या कर रहा है कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम अधिक क्रियाशील होने के कारण यह सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण यह जलने लगता है, इसलिए इसे तेल में डुबोकर क्या रखा जाता है। और ऊपर भी इसको ऊपर भी जो है बताए थे, है ना, पार्ट 2 वीडियो में, 1 वीडियो में शायद बताए थे। ठीक है, कि इसके बारे में जो है ये धातु कौन सा क्रियाशील होता है कि हवा के साथ जो है अपना संपर्क बना लेता है। अब यह चीज़ देखिए क्या कर रहा है, एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। कितना बढ़िया प्रश्न है कि एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील रहने के कारण, एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील रहने के कारण जो है इसमें खाना बनाया जाता है। अब मैटर को समझिए, सबसे पहले कह रहा है कि एल्युमिनियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ, जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड नामक जो एक परत बना, है ना, एक परत बना लेता है, जो एल्युमिनियम धातु को क्या करता है, संक्षारित होने से रोकता है। बताइए, संक्षारित होने से यानी जंग लगने से। ऐसे कहे कि कोई बर्तन में नहीं कहता है कि पानी से अभिक्रिया करता है, क्योंकि ये भी अधिक क्रियाशील है, तो पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, तो कहिएगा पानी के साथ अभिक्रिया अगर करेगा
पानी के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो इसमें भी जंक लग जाएगा। तो इसमें जंक नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड का इसमें एक परत बना लेता है। ऑक्साइड का क्या बना लेता है? तो ऑक्साइड का एक परत बना लेता है, जिसके कारण संचारित यानी जंक लगने से ये रोकता है। और यही कारण है कि एल्युमिनियम धातु का उपयोग जो है खाना बनाने के लिए किया जाता है, खाना बनाने वाला बर्तन में किया जाता है। बस समझे? ऑक्साइड के परत बनाता है, याद रखिएगा, इसीलिए इसमें जंक नहीं लगता है। अगला यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि आप तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखे होंगे, ठीक है ना? देखा होगा। यह जो है खट्टे पदार्थ जो होते हैं उससे बर्तन कैसे साफ हो जाता है ये बताइए, है ना? खट्टे पदार्थ से बर्तन कैसे साफ हो जाता है? देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं बिफोर, यानी ये पहले का है चीज़, और उसके बाद आफ्टर, ये साफ करने के बाद देखिए इस प्रकार से चमक आ गई है। खट्टे पदार्थ से आप नींबू का पानी ले लीजिए, या आपके घर में वो जो एक बड़ा सा नींबू आता है उसमें नमक दिया जाता है, जिसे नींबू जो है कच्चा नींबू का नींबू बनता है ना, तो कच्चा नींबू में नमक दिया जाता है और कुछ दिन रखने के बाद उसका पानी जो है, उसका पानी भी क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। उससे भी जो है पूरा चमक जो है आ जाएगा, उससे भी पूरा चमक, या कोई भी खट्टा पदार्थ से जो है ना कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि तांबा के बर्तन के ऊपर, है ना, तांबा के बर्तन के ऊपर क्षारीय कॉपर का कार्बोनेट का क्या हरा परत होता है। क्या कह रहा है कि तांबा के बर्तन के ऊपर जो है क्षारीय कॉपर कार्बोनेट का क्या हरा परत होता है, और इस परत पर जब नींबू या इमली के रस आता है, ठीक है, तो अभिक्रिया के कारण यह परत क्या हो जाती है? हट जाती है, और इसके कारण ही बर्तन क्या चमकने लगते हैं। बात समझे? इसके कारण वो परत जैसी ही हरा परत हटती है, इसके कारण जो है बर्तन क्या चमकने लगती है। बात समझे कि नहीं? अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया चीज़ कह रहा है, समझिएगा। सोना कौन सा अम्ल से साफ किया जाता है? सोना जो है, सोना कौन सा अम्ल से साफ किया जाता है? तो कहिएगा कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्या कह रहा है? HNO, है ना, का मिश्रण जो होता है, इसी से सोना साफ किया जाता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये 3 गुना, और ये क्या कह सकते हो HNO3, ये 1 गुना, ये दोनों को मिलाकर जो है सोना को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बताए थे कि कितना खतरनाक जो है एसिड होता है, जो कि हाथ पर रखने से हाथ को छेद कर देता है। जो मेरे पेट में होता है HCl, खाना पचाने में मदद करता है, वो HCl से सोना साफ किया जाता है। अब HCl से यहाँ देखिए सोना जो साफ हो रहा है, जो सोनार साफ कर रहे हैं, इससे तुरंत निकाल देते हैं और तुरंत जो है निकाल लेते हैं। अब इस पर एक सोना पर एक पतला सा परत होता है, वो पतला सा परत जो है ना वो हट जाता है और सोना एकदम चमचम करने लगता है। इसीलिए कहावत में भी है कि सोनार का पानी भी बहुत महंगा होता है। सोनार का क्या होता है? तो सोनार का पानी भी बहुत महंगा होता है। कारण है कि ये पानी को फिर छान कर जो है उससे सोना निकालते हैं। बात समझा कि नहीं? तो आप बार बार जो है सोना को साफ भी मत करवाइए, है ना। सोना है तो ऑटोमेटिक वो सोना ही है, वो उसका रंग ऐसे भी नहीं जाता। ओरिजिनल सोना है तो उसका रंग ऐसे भी नहीं जाएगा 18 कैरेट का, ठीक है। तो बार बार अगर साफ़ करवाइएगा तो थोड़ा सा उसका परत हटते हटते वो पूरा जो है पतला बना दीजिएगा, ठीक है। क्लियर? तो सोनार का पानी भी क्या होता है? बहुत महंगा होता है। याद रखिएगा क्या चीज़ से? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखिएगा HCl।
गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग होता है, परंतु जो है इस्पात का नहीं होता है। इसके कारण बताइएगा। गर्म जो है, गर्म पानी रखने के लिए, गर्म जो है पानी रखने के लिए टैंक बनाते हैं तांबा का, लेकिन जो है इस्पात का नहीं बनाते। तो कहिएगा कि तांबा मंद क्रियाशील होने के कारण यह जल के किसी भी जो है अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि लोहा गर्म के, है ना, क्या कर रहा है, जबकि लोहा गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। लोहा जो है क्या कर रहा है कि लोहा जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब धातुओं को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर जो है धुंधले परत जम जाता है। ऐसा क्यों होता है बताइए। जब लंबे समय तक इसको छोड़ देते हैं, जब लंबे समय तक कोई सा धातु को छोड़ देते हैं तो इसमें धुंधले सा एक परत चढ़ जाता है, यानी जंग लग जाता है। ऐसा क्यों, तो कहिएगा धातु से अभिक्रिया कर अपने ऑक्साइड, कार्बोनेट एवं सल्फाइड का परत जो है बना लेता है, जिसके कारण इसका ऊपरी परत क्या हो जाती है, धुंधला हो जाती है। वायु के अभिक्रिया से, वायु की अभिक्रिया करने से जो है ये सब बनता है, तो उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को कह देते हैं, है ना, कि धुंधला परत उस पर बैठ गया। ठीक है। अगला क्या है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। उपधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। ठीक है, जैसे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया। यानी अगर उपधातु की संख्या पूछा जाए ना तो 7 होता है। यहाँ पर देखिए लिख दिए 1 2 3 4 5 6 और 7। उपधातु की संख्या कितनी होती है, तो कहिएगा उपधातु की संख्या 7 होती है। उपधातु की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अब यहाँ तक आपको तो ज्ञान दे दिए। अब जानती है दी एंड हो गया। अब क्या हो गया, दी एंड हो गया। अब यहाँ से यह चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। पूर्ण रूप से यह चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। कि बहुत लंबा चैप्टर था, बहुत लंबा चैप्टर। अगर आप यह चैप्टर सही से पढ़ें, टोटल चीज़ों को अगर विस्तार से पढ़ें, क्योंकि इतना बताने के बाद एक भी टॉपिक नहीं छूटा आपके बुक से, एक भी टॉपिक नहीं, समझे। अब टोटल जो है ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग जो है जो चीज़ के बारे में पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव सारा जो है निकाल कर उसको देखेंगे और जो है सेट मारने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपके बुक से एक भी प्रश्न यह चैप्टर से नहीं छूटेगा, यह मेरा गारंटी है। आप जो है एक नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 वीडियो में यह बताने का प्रयास किए हैं, और उसके बाद एक वीडियो जो है बनेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आए, जो भी एग्जाम में ये धातु और अधातु चैप्टर से कई बार जो है प्रश्न दिया गया है, वो सारा प्रश्न को एक जगह एकत्रित करेंगे, जमा करेंगे और सारा प्रश्न जो है बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा ईयर्स में पूछा गया था प्रश्न, ये भी लिख कर लाएंगे, बात समझे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह पूरे जो है दी एंड हो गया, आप इसके बारे में कमेंट कर कर जरूर बताइए। नंबर आपका 7903811309। आप कमेंट करिए। अगर किन्हीं को PDF लेना है, अगर किन्हीं को PDF लेना है तो आप जो है PDF के लिए संपर्क कर सकते हैं 7903811309
113009 पर आप संपर्क कर सकते हैं PDF के लिए। और नहीं तो आप डायरेक्ट जो है इसका जो है हर एक वीडियो देखिए, आप नोटबुक निकालिए और साथ में PDF बनाने का मज़ा ही कुछ अलग है। साथ में आप अगर नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसा तो साथ में जो है PDF बनाइए। और ज़्यादा जो है PDF का रेट नहीं है, आप इस पर कॉल कर आप संपर्क कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। एक ज़्यादा रुपया का PDF नहीं है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का PDF आपको मिल जाएगा। चलिए, तो यह वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।